अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर है क्रिकेट की सियासत। पाकिस्तान का फैसला अहम हो गया। क्रिकेट में भी सियासत बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि इंडिया की जो इसमें हेजमनी की ख्वाहिश रीजनल लेवल पे है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे है। इसी तरह खेल में भी इंडिया चाहता है कि उसका गलबा हो, और उसने आईसीसी को एक कठपुतली बनाकर रख दिया है, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने यह कहा था कि अगर इंडिया बांग्लादेश में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के रेफरेंस से उन्होंने कहा था, जो फरवरी में शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से ये हो रहा है इंडिया में और श्रीलंका में। और बांग्लादेश ने ये कहा था कि हमें हमारे मैचेस श्रीलंका में किए जाएं, हम इंडिया खेलने नहीं आ सकते। जिसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है। जिसके बाद एक सारा फोकस पाकिस्तान पे आ गया और पाकिस्तान के अंदर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान को इन हालात में T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, जो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, वो 47 साल बाद बहुत अच्छे हो गए हैं। और बांग्लादेश के ऊपर जो दबाव है इंडिया की तरफ से, वो भी बेसिकली इसी वजह से है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए हैं। हसीना वाजिद का जो दौर था, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश की, उनके जाने के बाद बांग्लादेश ने बिल्कुल नई खारजा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर किए हैं। और जियो स्ट्रेटजिक जो इस वक्त गेम्स चल रही हैं पूरे रीजन में, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्लोज आना बहुत ज़रूरी है। इसी तनाजुर में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ भी है। आईसीसी के फोरम पे पाकिस्तान ने मुसलसल हमायत किया बांग्लादेश के मौक़िफ़ की, और यह कहा है कि अगर इंडिया इनकार कर सकता है किसी भी मुल्क में मैचेस खेलने का, जैसे कि उसने पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलने से इनकार किया, तो बांग्लादेश भी कर सकता है। और दोनों के ऊपर एक ही तरह का रूल अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया के लिए एक सेट ऑफ रूल हो क्योंकि वो बुली है, और बांग्लादेश के लिए दूसरा सेट ऑफ रूल हो। तो पाकिस्तान ने इसकी हिमायत तो की है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देना चाहिए। इस पर दो राय हैं। एक का ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक़ है, और क्रिकेट का अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उसके नताइज पाकिस्तान के लिए शायद पॉजिटिव ना हो। पाकिस्तान का जो PSL है वो भी इफेक्ट हो सकता है। आईसीसी पाबंदी लगा सकती है पाकिस्तान के PCL के ऊपर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की इनकी अराइवल पे। और दूसरी राय ये है कि इस वक्त जियो स्ट्रेटजिक मामलात में अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ लॉन्ग टर्म एक जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। इसका फैसला करना पाकिस्तान की हुकूमत ने। PCB के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कल लाहौर में या इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, और फिर एक फ़ैसला मुतवक्को है। आसार ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और अपने बिछड़े हुए भाई बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेगा। और हमारे भी ये ख्याल है कि एक टूर्नामेंट की कॉस्ट कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम होते हैं इस कुर्बानी पे। क्योंकि मुझे याद है बांग्लादेश को जब टेस्ट स्टेटस मिला था, तब भी पाकिस्तान के साथ मैच जीतने के बाद बांग्लादेश को वो स्टेटस मिला था, और उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों से हारे हैं, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट का दर्जा तो उनको मिल गया। तो मेरा ख्याल है कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं किसी बड़े काम के लिए। लेट्स सी क्या फैसला किया जाता है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुश्किलात में हैं और उस पर बेहिस सियासत की जा रही है दोनों तरफ से। तीरा के लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सूबे में है पिछले 13 साल से, अब 14वां साल शुरू हो गया है, वो मुसलसल जलसे जुलूस कर रही है और वफाक से लड़ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रही है। एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी की जा रही है। जब जैसे कि आपने देखा डेरा इस्माइल खान में अभी 2 दिन पहले खुद कुछ धमाका हुआ जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि इन दहशत गर्दों को उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और इन महाजरीन को जिनके पर्दे में दहशत गर्दी होती है उनको पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए। हम बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से, जो रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ताल्लुका अभी मर्दान में उन्होंने एक जलसा भी करवाया है। टेल एंडर हमारा आज का होगा कि ताजरान वहाँ के कह रहे हैं, कराची की ताजर बरादरी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं
कि कराची को पाक फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। बड़ा अहम मुतालबा है, इस पे बात करेंगे टेल एंडर में। और हॉट इशू होगा IMF का प्रोग्राम, सनत और अवाम मुश्किलात में। और लेकिन करप्शन इतनी ज़्यादा है कि जब भी दिल करता है हुकूमती इदारों का, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को और ताजरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और फिर ताजरान उसके बाद एहतजाज करते हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है जिसमें सनत हमारी सफ़र कर रही है, अवाम सफ़र कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और IMF की कंडीशंस अभी तक जारी हैं। मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब साबिक सदर FPCCI के, उनसे बात करेंगे। और एडिटोरियल होगा गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान का किरदार, इस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, उस तनाज़े पर भी बात करेंगे हम आज के एडिटोरियल में। शुरू करी हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। खान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। वालेकुम सलाम अफसार साहब। मैं आपको जलसा कामयाब जलसे की मुबारकबाद दूं या कहूं पूछूं कि आपका जलसा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, या ये पूछूं कि क्या किया आपकी हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तिराह के अवाम के लिए इस बर्फ़बारी में। पिछले 3 दिन तक हमने देखा आपकी हुकूमत एक तरफ काम कर रही थी बर्फ़बारी के हवाले से मरी में और जो भी उनका इलाका है जहाँ बर्फ़ पड़ी है, और दूसरी तरफ तिराह के लोग और वहाँ पे जो कुछ हो रहा था, खुद कुछ धमाका हुआ डेरा इस्माइल ख़ान में। आपके वज़ीर आला उन्होंने फरमाया कि मुझे जनाज़ों पे नहीं बुलाया जा रहा जानबूझ के अब, ताकि ये तासुर कायम किया जाए कि हम साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन दूसरी तरफ डेरा इस्माइल ख़ान वो क्यों नहीं गए? वहाँ से उनके वज़ीर आला पहले भी आपके वहीं से थे, वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ, वहीं चले जाते अगर उन्होंने कोई साथ देना है सिक्योरिटी फोर्सेस का या ऑपरेशन का। तो फरमाएंगे ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है आपकी जमात की पॉलिसीज़ में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं मर्दान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जिस तरीके से वो निकले हैं नौशहरा से और फिर मर्दान से, और रात के तकरीबन 10-11 बजे बहुत देर रात सख्त सर्दी में हज़ारों लोग निकले और उन्होंने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को वेलकम किया और एक मैसेज दिया कि पूरी कौम इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के इंतज़ार में है और ये जुल्म अब बंद होना चाहिए। उस पर मर्दान ने अपना फैसला कल एक बार फिर सुना दिया। अगर 2024 का इलेक्शन काफ़ी नहीं था जिसमें 100% रिजल्ट मर्दान मेरे ज़िले ने दिया, सब कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बली की सीटें जीत के दी और मैसेज दिया एक पुरअमन तौर पे, एक सियासी मैसेज के पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ है। अगर वो काफ़ी नहीं था तो कल एक बार फिर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की अवाम, मर्दान की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ है। उसके साथ साथ ही DI खान में परसों रात बहुत बदकिस्मत वाक़या हुआ और जुल्म हुआ, एक शादी में अटैक हुआ, उस पर हम सब के दिल अफसरदा हैं। और वहाँ के वज़ीर आला हमारे अली अमीन खान वहाँ मौजूद हैं स्पॉट पे। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब भी जाएंगे कल जो है होपफुली, क्योंकि आज इनकी सवात में एक्टिविटी क्लोज हो गई है वीकेंड पे और अब वो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। जहाँ तक कि तीसरा जो आपने नुक्ता उठाया है कि तीरा का, तो तीरा पे आज वज़ीर आला साहब सवात में बोले हैं और मैसेज उनका बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि ऑपरेशन की इजाज़त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं दी। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो आया है उसकी वापसी होनी चाहिए, नहीं है तो उसके फिर वो वापस जिरगे की तरफ जाएंगे और वही जिरगा देखें, इन मसाइल का हल उसी जिरगे में है जो उन्हीं के नीचे हुआ था, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी और जमीयत इस्लाम सबके सूबाई चैप्टर ने शिरकत की थी और सब ने ये कहा था कि जिरगे के नुकात के मुताबिक अमल किया जाए। अगर जिरगे के नुकात पे अमल किया जाए जिस पे तमाम जमातों का पख्तूनख्वा की हद तक इत्तेफाक था, मैं समझता हूँ उससे सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दिफाई इदारे एक पेज पे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तीरा में आपने सवाल उठाया कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। हमारे तमाम जो सूबाई वज़रा हैं जो रेलेवेंट हैं वो परसों तरसों रात गए थे और उनको रिलीफ दिया जा रहा है। कोई 4 अरब रुपए का एक पैकेज उनके लिए मंजूर हुआ था। हमारे वहाँ के जो MP MNAs हैं, MPA तो वहाँ से सुहेल खान खुद हैं और इकबाल अफरीदी हैं, वो जितना कोई हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कोशिश अपनी सूबाई तो कर रही है, लेकिन इस मसले में इन ये जो मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी सपोर्ट में वफाक को सूबे का पख्तूनख्वा का साथ ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये आखिरी बात जो आपने की है, कब वफाक को खैबर पख्तूनख्वा ने कहा साथ दें? वो तो हम तो ये देख रहे हैं ब्लेम गेम हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। मैं कि आप सिर्फ आपकी जमात को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से भी किया जा रहा। मेरा सवाल ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन का इजाज़त है या नहीं है, इसको एक साइड पर रख दें। एक सिचुएशन ये है कि वादी तीरा से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है,
4-5 अरब का पैकेज भी आपने मंजूर किया, आपकी हुकूमत ने। उसको, उस पैकेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो सूबाई हुकूमत ने देखनी थी ना। गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, कैंप्स लगाना, टेंट देना, वहाँ पे जाके लोगों को देखना उनको सहूलियत मिल रही नहीं मिल रही। मतलब पंजाब में ड्रोन कैमरों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर मॉनिटर कर रही है, एक जगह पे आग लगी हुई है और वो लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। क्या ये आप नहीं काम कर सकते जिसका सोशल मीडिया इतना भयानक और ताकतवर है कि वो हर एक को आगे लगा लेता है? वो उसने सोहेल अफरीदी को, ये आपने माइंस एंड मिनरल का बिल पेश किया है, उन्होंने उठा के सोशल मीडिया ने आपको वो बिल वहां पे वापस फेंक दिया है जहां से आया था। इतना ताकतवर है। तो क्या आपकी जब डिजिटल साइड इतनी ताकतवर है तो आप ये ड्रोन श्रोन लेके क्यों नहीं कर सकते थे मॉनिटरिंग? क्यों नहीं की लोगों की नकल मकानी की? ये बताएं आप। नहीं, आप की तजवीज़, आपकी बात अच्छी है, लेकिन जो मरियम साहिबा हैं उनको एक पुरअमन सूबा मिला है और पंजाब हमारा भी सूबा है। हमें, हमारा सबसे बड़ा मैंडेट पंजाब से ही है। 14 साल से आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है 14 साल से, पुरअमन नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। मैं अगर जवाब दे पाऊं, पंजाब को आप पख्तूनख्वा से जी जी कंपेयर बिल्कुल इसलिए दे नहीं दो। कर सकते कि पंजाब लार्जली पुरअमन रहा है। खासकर 1979 के बाद अगर आप देखें, दो बड़ी जंगें इस खिते पे लड़ी गई हैं। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ और उसके बाद नेटो के खिलाफ। वो सारा ब्रंट पाकिस्तानी कौम के, पूरी कौम के हिस्से का खून पख्तूनख्वा ने कुर्बानी दे के अपना बहाया है और उन्होंने पंजाब बिल्कुल ठीक को, है। सिंध को, सबको बचाया है। तो आप मरियम नवाज साहिबा के सूबे को, जो कि हमारा सूबा है असल में, उसको इधर से नहीं कंपेयर कर सकते। यहाँ के डायनामिक्स और हैं, यहाँ के नहीं, चैलेंजेस यही और हैं। यही लेकिन आर्गुमेंट आपकी सिंध तजवीज़ हुकूमत भी बहुत देती अच्छी है है। कि पिछले सालों में ये हुआ वो हुआ। आप 14 साल से वहां हैं, मौजूद हैं, और मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि ड्रोन कैमरास के जरिए निगरानी क्यों नहीं कर सके तिरा की? इसका बाकी सब चीजों से क्या ताल्लुक है? सूबा पुरअमन है या नहीं है? मैंने तो नहीं पूछा वहां दूध और शहद की नहरें बह रही है कि नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछा है नकल मकानी की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पाए? नहीं, आपकी जो बात है उसको तो मैंने सपोर्ट किया कि यस, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है, इस पे सुहेल खान को बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये बात की कि आप इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत कुर्बानी उठाई है। आपने कहा 14 साल से या 13 साल से या 15 साल से हम उधर हैं, तो ये मत भूलिए कि जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे तो उसके बाद सूबा लार्जली पुरअमन हुआ। और मैं ये नहीं कहता कि 100% दहशत गर्दी खत्म हुई, लेकिन आज जो हो रही है उसके 95% कम थी। तो हमारे जाने के बाद ये जो रिपेट्रिएशन हुई है, जिसका इल्जाम हमारे सर थोपा गया है, असल में हुआ शहबाज शरीफ साहब के दौर में है। मैं ये समझता हूं कि मैं इतनी नापुख्तगी और गैर संजीदगी का मुजाहरा तो नहीं करूंगा जो हमारे सियासी हरीफ आज की हुकूमत करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान के दौर में जब रिपेट्रिएशन का फैसला ना हो सका और जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो जो फैसला किया है उसका बोझ जरूर उठाए शहबाज साहब। आपके दौर में ये फैसला इख्तिताम को पहुंचा और आपने रिपेट्रिएशन आपके दौर में हुई जो पहले 16 महीने थे। लेकिन अब उसके बाद अब इस मसले को हमने हल करना है और मैं इस प्रोग्राम में दोबारा ये कह रहा हूं। मेरा सवाल ये है अली 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 साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फैसले का बोझ उठाना चाहिए। वफाकी हुकूमत कह देती है सूबाई हुकूमत नहीं करी, सफरिंग आवाम की है, लोग बच्चे औरतें उजड़ गए, वो बेचारे सफर कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहे हैं ना, आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो एक ही है। वो ये है कि ब्लेम गेम से निकल के हम दो काम करें। पहला काम जी है तीरा के अवाम जी की रिपेट्रिएशन, उनको सहूलत देना। खासकर कल मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटी सी पश्तून बच्ची, सुर्ख लिबास पहना, एक बिल्कुल ही 2-3 साल की होगी बेचारी, वो उसमें बर्फ में जा रही है। तो ये एक सवाल पीछे छोड़ के जा रही है कि मेरा क्या कसूर है? क्या मेरा कसूर यह है कि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है? तो मैं समझता हूं कि इन हालात में जब ये इतनी बड़ी एक तकलीफ है, मुसीबत है, उन लोगों को मौका ना दें जो पश्तून कार्ड खेलते हैं या जो बलूचिस्तान में बलोच कार्ड खेलते हैं। आप पाकिस्तान कार्ड खेलिए और इस सिलसिले में बजाय इसके कि वजीर आला सुहेल खान को टारगेट बिल्कुल। किया जाए, सूबे को टारगेट किया जाए, मैं दोनों अतराफ को ये कहूंगा कि मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। और वही बात है कि जिरगा जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी, वो उसके नुकात पे अमल कीजिए। मुझे यकीन है अल्लाह मदद करेगा। देखें, जिनसे हमारा मुकाबला है वो ना इंसान ठीक है, है, ना इंसानियत पे उनको यकीन है। परसों रात उन्होंने डी खान बिल्कुल में ठीक है, शादी को अटैक बिल्कुल ठीक किया है। है, आम सिविलियंस को अटैक किया है। तो एग्जैक्टली इसलिए आपस की लड़ाई खत्म करके दहशतगर्दी के खिलाफ कोई जामे मंसूबा बनाइए।
बहुत अच्छी बात की आपने अली मोहम्मद खान साहब। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। और देखिए, आप लोगों को शायद बुरा तो लगता होगा पंजाब की एग्जांपल देना, पंजाब की हुकूमत की एग्जांपल देना, और ताने भी आप लोगों ने बहुत दिए मरीम नवाज साहिबा को, लेकिन उन्होंने परफॉर्म बार बार किया है। सैलाब में देख लें, वो और उनकी काबीना के लोग कैसे मौक़ों पे जाके लोगों की नकल मकानी और उनके जो मामला थे उसको ऑन द स्पॉट देख रहे थे और गाइड कर रहे थे। अभी बर्फ़बारी हुई है, वहाँ भी एक वज़ीर साहब गए हुए थे। हम ये जज्बा खैबर पख्तूनख्वा और उसकी काबीना के लोगों में नहीं देखते कि क्या आपके 2-3 वज़ीर, चले आप बयान देने के लिए अलग से 2-4 वज़ीर छोड़ लें, वहाँ मौजूद होते, 4 जगहों पे बैठे होते, सारे जो इंतज़ामी मामला थे उनको देख रहे होते, मसाइल को हल कर रहे होते, तो आपकी भी बल्ले बल्ले होती ना। ये क्यों नहीं कर रहे आप लोग? साहब आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में बीमार रहे हैं, थोड़ा हो सकता है आउट ऑफ टच हो 1-2 दिनों के लिए। मैं आपके इल्म में ये ले आऊं कि बिल्कुल अगर पंजाब में कोई वजीर गया है तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अगर कोई वजीर वहां मरी या कहीं गया है और उसने सुपरवाइज किया है, आई वुड अप्रिशिएट दैट मुस्लिम लीग नून मिनिस्टर। लेकिन आप जरूर इसको मत भूलिए कि जो हमारे वजीर हैं मीना खान अफरीदी, जिनका ताल्लुक भी उसी एरिया से है, शफी जान साहब हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं यंग, और तीसरे अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है जिस इलाके से सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है। तो ये 2 वज़रा और तीसरे तो सूबाई मसाइल तो हल नहीं हुए। मेंबर अफरीदी, ये सब परसों तरसों रात बर्फों में उधर ही थे। जिस तरह आपने नून लीग के वजीर की बात की कि वो मरी गए थे, सैर के इलाके में बर्फों को हटा रहे थे, आप ये याद रखिए कि ये लोग जाके वहां पे उन्होंने अपने लोगों की खबरगिरी की है और उनकी खाने पीने, उनके गर्म लिबास, उस वगैरह का, टेंट्स की जो आपने अभी बात की, उन सब चीजों का इंतजाम करके आए हैं। 4 अरब रुपए का एक पैकेज सुहेल अफरीदी साहब की तो काबीना बड़ा ने अच्छा मंजूर किया है। फिर तो मसाइल, फिर आपने कल, फिर अगर ये सब कुछ उन्होंने किया तो कल फिर आप वीडियो को देख रहे थे उस बच्ची की। अगर परसों और तरसों ये लोग कर चुके हैं सारे काम, मसाइल हल कर चुके हैं, तो कल वीडियो फिर बच्ची की क्यों आई वहां से बर्फ में से चलते हुए? मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूं कि इसको सिंपैथेटिकली पूरे पाकिस्तान को, हमारे दिफाई इदारों को, वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि सूबाई हुकूमत अपनी बसात में कोशिश कर रही है, वो चीज़ों को हैंडल भी कर रही है, लेकिन ये एक इतना बड़ा लार्ज स्केल एक चीज़ है कि इसमें वफाक की हेल्प चाहिए, बजाय इसके कि आप एक यंग वज़ीर आला को पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से नवाजें। वो डूअर है, वो इस वक्त उसके जिम्मे 2 बड़े काम हैं। उसने इमरान खान की रिहाई के लिए भी अपनी कोशिश करनी है, जो उसका काम है, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि वो अपनी एफर्ट कर रहा है और तमाम पार्लियामेंटेरियंस और अवाम उसके साथ हैं इस काम में, हम सब ने उसको सपोर्ट किया है। और दूसरा, उसने एक शोरश ज़दा सूबे को संभालना है, एक ऐसी ऐसी शोरश ज़दा सूबा जिसमें एक ऐसी जंग उन पे थोप दी गई है जिसमें हमारे अवाम का या हमारे पाकिस्तानियों का, दिफाई इदारों का, हम सबका कोई कसूर नहीं था। हम तो तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के अमन के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उसके बावजूद एक चीज हम पे थोपी गई है। मैं दोबारा ये कहूंगा, आपस में मत लड़ो मरो, आपस में बैठो, बात करो। दुश्मन बॉर्डर पार है, दुश्मन वो है जो हमारे लोगों को मार रहा है, और उसके लिए आपको बैठ के संजीदगी से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात की और मैं आपसे 100% इससे इत्तेफाक करता हूँ। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, सुहेल अफरीदी यंग चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपने जैसे कहा, और हमारी दिल और दुआएं उनके साथ हैं कि वो भी ऐसे परफॉर्म करें जैसे पंजाब की चीफ मिनिस्टर कर रही हैं, बल्कि सारे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर ऐसे करें, लोगों को सहूलियात दें। मोहम्मद खान साहब हमसे बात करने का, और वक्त हुआ इस वक्त हमारे टेल एंडर का, और जिसमें मुतालबा एक अजीब किस्म का आया है कराची की ताजर बरादरी की तरफ से, लेकिन वो शायद कहते ना कि तंग आमद बजंग आमद, और उन्होंने क्या कहा है ये आप खुद सुन लें। फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के हवाले कर दिया जाए कराची। नहीं चाहिए हमें ये मेयर, इस्तीफा दे मेयर कराची। जितनी भी सियासी पार्टियां हमारी इनसे जान छुड़ा दे, ये कराची आर्मी चीफ से कहता हूं अपने अंडर में ले लो। फील्ड मार्शल अपनी कमेटी बनाकर वो इसे देखे और इबरत का निजाम बने अगर कोई कसूरवार है तो। ये मुतालबा जो कराची की ताजर बरादरी ने किया है, ये मुतालबा नया नहीं है, और इसकी वजह अब जो लेटेस्ट वजह बनी है वो सानिया है गुल प्लाजा का, जिसमें अब तक 73 अफराद के जाम भाग होने की कंफर्मेशन हो चुकी है, उनकी बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं। 9 अफराद अभी तक लापता हैं। एक शॉपिंग प्लाजा में ये लोग शॉपिंग करने गए और वापस वहाँ से ज़िंदा नहीं बाहर निकल सके, आग लग गई, और उससे एक दफ़ा फिर इस बात का इंकशाफ तो नहीं कहना चाहिए,
इस नाअहली का इंकशाफ हुआ है कि जितने भी जाने चली जाए कम से कम हालात बेहतर नहीं होते आम लोगों के कराची में। और इसी वजह से अब ताजर बरादरी ये कह रही है कि फ़ौज के हवाले किया जाए, क्योंकि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कराची, जिनके सपुर्द है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके मेयर हैं, और MQM जिनके मेयर माजी में रह चुके हैं और जमात इस्लामी के भी मेयर रह चुके हैं, ये तीनों सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। और इसकी जो मेरा ख्याल है, मैं इसमें जो वजह वो ये है कि कराची को कोई भी सियासी जमात उस तरह ओन नहीं करती जिस तरह लाहौर को पंजाब की तमाम सियासी जमातें ओन करती हैं, ये पेशावर को खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें ओन करती हैं। इस्लामाबाद का से यही हाल है, यहाँ भी इस शहर को भी कोई सियासी जमात ओन नहीं करती। इसलिए डर ये है कि इस्लामाबाद भी कराची के रास्ते पे चल पड़ेगा। लेकिन हम बात कराची की कर रहे हैं तो कराची की ओनरशिप किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, तब कराची जिसकी आबादी 2 से 3 करोड़ तक के दरमियान कही जा रही है, उसके हालात, उसके मसाइल हल हो सकेंगे। वरना इसी तरह का कुछ ना कुछ सानिया खुदा ना खास्ता हमेशा होता रहेगा जब तक कि कराची की ओनरशिप, अगर ताजर बरादरी को इतने मसाइल अब लग रहे हैं तो ताजर बरादरी को चाहिए कि वो आगे बढ़े और कराची की ओनरशिप ले और उन सिर्फ सियासी जमातों को सपोर्ट करे, उनको इक़्तिदार में लेके आए, चाहे वो मेयर की सीट हो, चाहे वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली की हो, जो कराची के मसाइल के साथ संजीदा हो। अगर कराची के लोगों ने कराची की ओनरशिप ना ली, चाहे उनका किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ हो, तो फिर वही होगा खुदा न खास्ता जो अभी तक कराची के साथ आज तक होता रहा है। तो ओनरशिप लें, ओनरशिप से बात बनेगी, अपना समझें कराची को और अपना वहाँ पे समझ के उसको अपनों की तरह ट्रीट करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और हॉट इशू है IMF प्रोग्राम, सनत और आवाम मुश्किलात में। क्या पाकिस्तान मुसलसल IMF के प्रोग्राम के साथ ही चलता रहेगा या अपनी मईशत को बेहतर करेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा? हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब, साबिक सदर FPCCI के और साबिक चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन FPCCI। इससे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में चल रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो गई हैं, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ गया है, इसकी क्या वजूहत है? मिर्ज़ा साहब ये फरमाइएगा कि हम तो ये सुनते थे, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आया है, लेकिन हम देख रहे हैं ना ही बेरोज़गारी कम हुई है, ना ही एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ना ही GDP ग्रोथ ज़्यादा हुई है। क्या वजूहत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। सब बात यह है कि IMF से तब हम कोई माहिदे करें जब हमारे मुल्क में अपने हालात बेहतर हों। हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री के हालात तो हचकोले ले रही है। देखिए 150 जो इंडस्ट्री है इस वक्त वो बंद पड़ी है, उसकी टेक्सटाइल की लार्ज बड़ी फैक्ट्री है, उसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार था, मज़दूर थे, वो बंद हो गए। फिर उसके बाद सर आप देखें कि हुकूमत ने इंडस्ट्री पे ये कदम लगाया कि 132 बिलियन रुपया जो है वो हमसे इन्होंने बिजली में बढ़ा के और इस शक्ल में कि ये घरेलू सार्फिन को इस पर रिबेट देंगे। अब बात यह है कि अगर ठीक है उन्हें भी रिबेट दें, हक बनता है आपने बात, लेकिन ये देखें कि जो इंडस्ट्री चल रही है उसके साथ कितने लोग मुंसलिक है, लाखों लोग। उसके बाद फिर आपने देखे रियल स्टेट देख ले, रियल स्टेट के साथ 40 किस्म के आपके अदारे काम करते हैं, जिसमें सीमेंट है, सरिया है, लेबर है, लकड़ी है, इसके अलावा अपना और 100 किस्म की चीज़ें हैं जो इसके साथ काम करती हैं, और वो भी बंद पड़ा है। जब आपके मुल्क में लेबर बंद हो गई है, मज़दूर बंद हो जाए तो फिर किधर जाएंगे? मज़दूर को आप रोज़गार नहीं दे सकते। मज़दूर का इस वक्त ये हाल है कि वो भूखा मर रहा है। आपके मुल्क में अभी एक सर्वे उन्होंने कहा तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, और जिनसे हर साल अशराफिया 1 अरब 47 करोड़ रुपया उनको दे रहा है। उनका बुरा हाल है। फ़कीरों की तादाद बढ़, आपके हालत यह है दुनिया में हम इतने जलील हो रहे हैं कि बाहर मुल्क में हमारे फ़कीर चले गए हैं, लोग जाते हैं यहाँ पे वीज़े लेके वहाँ फ़कीर मांगना शुरू कर देते हैं, उनको हज़ारों का वापस लाए। असल सूरत हाल सर ये है, देखें कि आप अपने हमसाया मुल्कों को देख लें। हमारे मुल्क में सर जो सूरत हाल है वो हम सेलर जो है वो तकरीबन 38% टैक्स देता है, और जो कंपनीज़ हैं वो 58% देती हैं, जबकि सर बाद ममालिक जो हैं कनाडा वगैरह इसके साथ यूरोप के मुल्क उनमें ये 20% है।
और अबू धाबी जो है उसमें तो है ही नहीं है। हमारे मुल्क के लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान से 4-5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वो चले जाते हैं अबू धाबी या दुबई, वहाँ पे वो छोटी सी प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, उस पर ना कोई टैक्स है ना कुछ है। हम तो सर देखें जो रेंट पे देते हैं उसका 58% तो हुकूमत को हम टैक्स दे देते हैं। हुकूमत के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिलाएं, जब हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है तो उस वक्त से हम टैक्स देना शुरू करते हैं कराची पोर्ट से, और देते देते जब प्रोडक्शन करते हैं तब देते हैं। उसके बाद जब ये हम इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, होल्डिंग टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ एडवांस टैक्स देते हैं। हम तो टैक्सों की मदद में इतना ज़्यादा देते हैं, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। आप हमसायों को देख लें, फार्मास्यूटिकल के देख लें, हमसाए जो हैं उनका रेट क्या है। हमारा डॉलर जो है, हम फार्मा की मटीरियल मंगाते हैं तो हमें डॉलर 450 में एलसी खोलने को पड़ता है और हमसाए का 100 रुपये में पड़ता है। हमारी बाहर मुल्कों में 11 से ज़्यादा। लेकिन मुझे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि इसाक डार इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे। ये जो अभी आपने डॉलर डिवैल्यूएशन की बार बार, रुपी डिवैल्यूएशन की आपने बार बार एग्जांपल दी है, उस वक्त भी इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी मुखालफत करते थे। फिर ये दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आए, इनकी पॉलिसी दूसरी है, इनकी मुखालफत हो रही है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो हमारी बिजनेस कम्यूनिटी है, वो मुखालफत बराए मुखालफत क्यों करती है? मसलन आप रिबेट भी तो इतना मिलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को, फिर सब्सिडीज़ मिलती हैं, बिजली पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इंडिया की अगर आप बात करें, वहाँ का जो कारोबारी तबका है उसका अपना बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपकी लीडरशिप जो है वो क्यों नहीं ये बातें हुकूमतों से मनवा सकी? हर हुकूमत के साथ भी होते हैं, उनके मुखालिफ भी होते हैं, ये क्या चक्कर है? सब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसहाक डार साहब के ज़माने में मैंने खुद उस डेलीगेशन उन मीटिंग में शामिल रहा हूँ, मैं उसको चेयरमैन कोऑर्डिनेशन था FPCCI का। डार साहब ने भी आते सार हमारे साथ बहुत वादे वईद किए, हमारे साथ उन्होंने कहा ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अमल दरामद हुआ नहीं। लेकिन मैं इसी पे आपने आप मैं खुद सुनता रहा हूँ कि अगर रुपी डिवैल्यू करेंगे तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी, कंपेटिटिव हो जाएगी बाहर। ये बात करते रहे ना, अब कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि सर हमने नहीं कहा, हमसे मुराद FPCCI तो नहीं। देखिए अभी आप टेक्सटाइल सेक्टर का मुकदमा भी तो लड़ रहे थे जी ना? सर। तो टेक्सटाइल का, फिर टेक्सटाइल वाले क्या कर रहे हैं? कभी इधर है कभी उधर है। सर गुजारिश ये है कि देखें इस वक्त मुल्की हालात में देखा जाए ना, तो जो देखें ये औरंगज़ेब साहब जो है, इन्हें देखें फाटा पाटा में 22% एग्जाम्पशन है। खुद सेनेट के इजलास में मैं तकरीबन पीछे एक बैठा था, तो उसमें मांडीवाला से चेयर किया था, उसमें ये बात क्लियर की गई कि जो फाटा में मटेरियल जा रहा है ना, वो पाकिस्तान में 5 साल के लिए वो मटेरियल ज़्यादा है। वो मटेरियल कहाँ गया? कहाँ गया बताएं सर? वो ये वापस आ जाता है। नहीं, फाटा में गया तो वापस पाकिस्तान ही हुआ ना सर? नहीं ना, वहाँ पे 22% टैक्स की एग्जाम्पशन है। ठीक है, और वो टैक्स खत्म हो गया, यहाँ वापस आ गया, वापस यहाँ वाली फैक्ट्री में हाँ स्मगलिंग होकर वापस आ गया। और अगर ये छेड़ते हैं वहाँ पे, जो स्मगलिंग ना हुआ, लेकिन जिस फैक्ट्री में इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ। और मेन किसी सिटी में देखे ना, मेरे पे मैं यहाँ लेता हूँ तो मेरे पे 22% लेते हैं। ठीक है, अगर उधर जाता है तो 0 है। ठीक। फिर जब औरंगजेब साहब ने वादा किया जब आए कि नेक्स्ट ईयर ये मैं सख्ती से नहीं करने दूंगा, उसके बावजूद फिर हो गया। अब उन्होंने 10% पे ले गए। अब सर वजह यह है वहाँ के जो मलक बैठे हैं ना, वो लोग उन्होंने साथ में ला लेते, हमारे जो बड़े बड़े यहाँ सरमायादार हैं, डमी फैक्ट्री है। फिर बात वहीं आ गई ना सरमायादार पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे। FPCCI के मेंबरान है ना वो, तो आप अपने मेंबरान को क्यों नहीं कहते कि हराम खाना छोड़ दो कुछ अर्से सर? के लिए? बात यह देखें, FPCCI एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है, उसमें हर तरह के अच्छे लोग हैं। नहीं ठीक है, लेकिन कुछ आपके लोग अपने मेंबरान के ऊपर कोई कोड ऑफ एथिक्स भी तो होना चाहिए सर जी। बात जो चोर चक्का है, फ्रॉडिया है, वो आपका मेंबर बन जाए क्योंकि पैसा है उसके पास, ये मुनासिब तो नहीं है। ये तो आपकी 100% मैं बात से तो, लेकिन बात यह है कि हुकूमत जो है ना, बेसिक तो हुकूमत उस चीज़ को सारे को ठीक है। मैं हुकूमत को नहीं, गवर्नमेंट का काम है ना, हुकूमत को मैं बेल आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? 100% बिजनेस कम्युनिटी इतनी जिम्मेदार है, पढ़ी लिखी है, पैसा है, दुनिया देखी हुई है, उन्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि हम किस तरह नोच रहे हैं इस मुल्क को। सर असल बात यह है, जो बिजनेस कम्युनिटी जो असल लोग होते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, जो पसंद नापसंद लोग हैं उनको आगे ले जाते हैं। लीडरशिप पे बात आ गई ना। आप देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, FPCCI की अपनी लीडरशिप कैसी है ये भी तो गौर करना चाहिए सर जी। बात आपका बेहतर वो निगोशिएट ही नहीं करते, वो अपने फायदे देखते नहीं। FPC देखिए, हर दौर में ऐसे होता है कि हुकूमत जो लोग उनके खुशामदी होते हैं उनको साथ लगा लेते हैं, जो असल लोग हैं पीछे कर दिए जाते हैं। आप देखें, खुद देखें तो फिर हम सब मिलकर
क्योंकि मिल मिला के हम खुद ही मुल्क के दुश्मन हुए ना, दुश्मन है बिल्कुल सर। हुकूमत भी और ताजर बरादरी भी बिल्कुल है इसमें। मैं ये नहीं कहता सारे किधर जाएं? सर बात ये है, देखें कि आपके जितने डेलीगेशन बाहर मुल्कों में ताजरों के जाते हैं, उसमें आप देखें कि जो इस शोबे से मुंसलिक असल लोग होते हैं कितने होते हैं। सारे साथ देखें आप, सारे वज़रा साहबान जो इनको क्या पता मैशत क्या चीज़ तबत्ता है, और ये मैशत की बात कर रहे हैं, ये मीडिया में आगे भूल कर लेते हैं, किसी काम के लिए बाहर जाते हैं सर ये जाते हैं। या हम देखें असल जो लोग होते हैं, कोई मायदा करने जाते हैं, कोई मैशत के बारे में, कारोबारी बारे में, तो इन्हें चाहिए ना असल हकीकी बिजनेसमैन को लेके जाए ना, ये अपने पसंद नापसंद के लोगों को ले मुझे जाते हैं। सॉल्यूशन बताएं। ये इस वक्त सिचुएशन है, हमारी मईशत जो है ग्रो नहीं हो रही, बेरोजगारी 7.1% है, और हमारा इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं बजाय बढ़ने के। क्या करें? 82 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है आपकी पिछले चंद माह में। किसकी? इंपोर्ट जो है 82 अरब डॉलर, और जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर। नहीं तो आप 60 अरब डॉलर का सर डिफरेंस। तो ये आप इसका क्या सॉल्यूशन है? सर इसका हल ये है कि हुकूमत जो है ना टैक्सों के निज़ाम को सीधा करे, FBR को फ़रौन मत बनाए। अब देखिए FBR क्या करती है, अच्छा देखती है, बुरा देखती है, लोगों की अपीलें पड़ी, जो जायज़ लोग मारे जाते हैं थोड़े पैसे उनके अकाउंटों से ये पैसे निकाल लेते हैं। अब देखिए टायर है, टायर एक कंपनी पाकिस्तान में बनाती है। मैं हर मीटिंग में हमेशा हमने शोर मचाया, भाई टायर का आप करें, टायर के अपने को इंपोर्ट सारा कहाँ से आता है, सारा स्मगल होके आता है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले छापा मार के कस्टम वालों ने इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में लोगों के टायरों से दुकान से टायर उठा लिए। उन्होंने कहा इनवाइस का है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा इस्लामाबाद के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से इन्होंने माल उठाए, इन्होंने फिर करोड़ों रुपए जुर्माना देके जान छोड़ा। वही आपने की, दोनों तरफ खराबी, तो दोनों तरफ है ना, खराबी दोनों तरफ है। हाँ, तो वो फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। साल जी बात जब दिल करता है वो स्पाई बन जाते हैं, जब दिल करता है चोर के साथी बन जाते हैं। सर कानून में गिरफ्त नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा हो, हाँ, तो कुछ भी नहीं हो सकता। कानून जो है सिर्फ कानून की जो रिट नहीं है इस मुल्क में। सर देखें, आपसे मैं समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, आसम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल है, उनकी ख्वाहिश है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, उन्होंने कई हमारे से मीटिंगें भी की हैं, उन्होंने चीज़ के वादे भी किए हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान साहब हमसे बात करने का। तो खराबी दोनों तरफ में, हुकूमत की तरफ भी और बिजनेस कम्युनिटी में भी, मुआशरे में और इस निज़ाम में जो करप्शन है उसकी वजह से ये पहिया इतना सुस्त हो रहा है। जब तक वो नहीं होता, कानून की इक्वल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि मईशत के प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो सकेंगे। ये है हमारे आज की गुफ्तगू का क्रक्स। वक्त एक ब्रेक के बाद हमारा आज का एडिटोरियल, गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान का किरदार। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी साइनिंग सेरेमनी हुई डिवॉस स्विट्ज़रलैंड में कुछ दिन पहले, जिसमें पाकिस्तान ने भी उसमें शिरकत की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से साइन किए। 19 ममालिक और भी शामिल थे जिन्होंने साइन किए हैं, लेकिन इसमें इसराइल की तरफ से किसी की शिरकत नहीं हुई, और ये एक वजह तनाज़ा बन चुकी है। यूरोप पहले ही बायकॉट कर चुका है अपनी वजूहात की वजह से, और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसलिए नहीं आ सके कि अगर वो स्विट्ज़रलैंड आते तो उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती थी, क्योंकि वो वांटेड है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस में। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाहा था कि वहाँ के सदर जो हैं वो इस पर शिरकत करें, लेकिन इसराइल ने सदर को नहीं भेजा। वजह यह है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इस बोर्ड ऑफ पीस के अंडर, और जिसके पास असल इख्तियारात होने हैं, उसमें कतर और तुर्की की जो शमूलियत है उस पर इसराइल को एतराज़ है। और इसके अलावा जो पहला मरहला है गज़ा में जहाँ पे जंगबंदी हुई है, वो मरहला भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जंग वहाँ पे जारी है, फ़लस्तीनियों को रोज़ाना मारा जा रहा है, और एक डेड बॉडी के जो रिमेन्स हैं इसराइल के एक शहरी के, वो वापस अभी तक हमास ने नहीं किए। उस पर दोनों अतराफ में कशमकश जारी है। इस वजह से, और इसमें साथ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर से बड़ी तनकीद हो रही है कि दो राय हैं कि पाकिस्तान ने शमूलियत क्यों की, और क्या ये जेनोसाइड जो फ़लस्तीनियों की हो रही है उसको इंडोर्स करने की एक साइन है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा और चाराकार क्या था कि पाकिस्तान हमेशा की तरह बाहर बैठा रहता, और हमारा भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बायकॉटिश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी नहीं करना चाहिए। अगर पूरी दुनिया के चंद वहाँ पे मौजूद हैं, टॉप कंट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान को एक सीट दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए ऑनर इस सेंस में है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मई 2025 में जंग हुई है, उसके बाद पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत मिडिल ईस्ट के मामलात में भी बहुत बढ़ गई है। और अगर पाकिस्तान ये मौका जाने देता तो अच्छा ना होता, ख़ास तौर पे जब इकट्ठे
और इस्लामी ममालिक जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, यूएई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बड़े इस्लामी ममालिक हैं, वो इकट्ठे जॉइंटली उन्होंने एक फ़ैसला किया ज्वाइन करने का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छा किया है। आप तब जंग बेहतर लड़ सकते हैं जब आप मेन टेबल पे ऊपर बैठे हुए वहाँ पे आपको सीट मिले, बजाय इसके कि आप रूस के नाराज़ हो के कमरे से बाहर जाके बैठ जाएं। असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी जिसका हमास को या फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुँचे, ये तय है बात। लेकिन टेबल पे ना बैठना ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब पॉलिसी नहीं है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। इस पे बैठ के कुछ चंद साबिक पाकिस्तानी सफारतकार जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनके वजूहात ज़ाती हैं, कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।